श्रोताओं नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस कार्यक्रम में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमने बेहद खास विषय रखा हुआ है और बेहद खास मेहमान को आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया हुआ है। हम सभी जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से लगभग हम कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं और कोरोना का यह संकट काल खासकर दूसरी लहर में बहुत सारे कड़वे, बहुत सारे बुरे अनुभव हमें दे करके गया, लेकिन इस आपदा में भी कुछ हाथ ऐसे थे जो आगे बढ़े और लोगों की मदद के लिए सामने आए। इन्हीं वॉलंटियर्स की वजह से, इन्हीं कोरोना फाइटर्स की वजह से हमारी ये जो लड़ाई थी आसान हुई और हमें ये उम्मीद दी कि हम इस जंग को जीत जाएंगे। ऐसे ही कोरोना फाइटर्स, ऐसे ही वॉलंटियर जो बढ़ चढ़ करके समाज में लोगों की मदद करने के लिए आगे आए, आज हमारे साथ हैं। आप हैं रिशांक तिवारी जी, जो सागर फाइट्स कोविड को हेड करते हैं, लीड करते हैं और क्या क्या गतिविधियां इनके और इनकी टीम द्वारा संचालित की गई, हम इसके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले रिशांक जी, आपका स्वागत करते हैं हम। नमस्ते दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा आभार आपके लिए कि आप लोग भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा के उनकी मदद करने का प्रयास आप लोग भी कर रहे हैं। साथ में हमारे सागर फाइट्स कोविड की तरफ से भी मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर हम स्टूडेंट्स रहे हैं, कुछ स्कूल के सागर के जो यूथ हैं, सब मिलकर के एकजुट होकर के हम लोग कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जितना लोगों की मदद बन पड़े उतना करने का प्रयास कर रहे हैं। जी रिशांक जी, हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और आपके इस पूरी जर्नी के बारे में, पूरी यात्रा के बारे में और सागर फाइट्स कोविड का विचार आपके दिमाग में कैसे आया और क्या क्या काम आप लोगों ने किया है पिछले 2-2.5 महीने के अंतराल में। लेकिन सबसे पहले श्रोताओं की जानकारी के लिए आपसे, आपके मुख से ही हम जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हैं आप और सागर फाइट्स कोविड से पहले आप क्या कर रहे थे। जी श्योर दीपक जी, मैं एक एक्टर और प्रोड्यूसर हूँ, सागर में ही पला बड़ा, अभी फिलहाल मुंबई में रहता हूँ और मैंने कुछ फिल्में करी हैं। 2016 में मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी। अभी मैं 2 वेब शोज के शूट मेरे चल रहे हैं ऑलरेडी। तो अभी इस दौरान चूंकि हम सब जानते हैं कि 1.5 साल से, जैसा आपने बताया, कि कोरोना चल रहा है, तो ऑन एंड ऑफ मुंबई जाना आना चलता रहा। अभी 2 वेब सीरीज की शूट मेरे चल रहे हैं और अभी जब सेकेंड वेव आई तो उसके पहले भी मेरा शूट मुंबई में चल रहा था और चंबल में चल रहा था। जब सेकेंड वेव आई तो मेरा सागर आना हुआ और उस दौरान लॉकडाउन लगने के बाद सारी चीजें बंद हो गई, तो सागर आना हुआ। सागर तो वैसे भी आते थे, होम टाउन सागर ही है। तो जब सागर आना हुआ, जब सेकेंड वेव के बाद, जब अगल बगल जो अव्यवस्थाएं फैल रही थी, लोग परेशान हो रहे थे, जो पैंडेमिक की वजह से जो परेशानियां हो रही थी, उसके चलते अचानक अपने आप आपस के मित्रों का मिलके, दोस्तों का मिलके, जूनियर्स का मिलके ये ग्रुप बना सागर फाइट्स कोविड। जी रिशांक जी, आपने बताया कि आप लोग स्कूल के टाइम के जो लोग आपके फ्रेंड्स थे, सब लोगों ने मिलकर ये काम करना शुरू किया। देखिए, शुरुआत करना एक कठिन होता है, पहला कदम आगे बढ़ाना कठिन होता है। तो ये जब बीज अंकुरित आपके दिमाग में हुआ कि सागर फाइट्स कोविड हमें करना है, चूंकि आपने उसके माध्यम से समस्या को बहुत नजदीक से देखा और कहीं न कहीं आप समाज की उस पीड़ा को, उस व्यथा को समझ पाए, तो हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले शुरुआत जब आपकी हुई तो कितना संघर्ष झेलना पड़ा आपको, कितने लोग साथ में आए, क्या कहीं फंड की कोई कमी आई जब खासकर आप लोगों की मदद करने जा रहे हैं। जी दीपक जी, हुआ यूं कि यहाँ से सागर से एक फैमिली, मेरे फास्ट फ्रेंड की फैमिली है, वो रायपुर गए। रायपुर जाने के बाद उनके घर में 9 सदस्य थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 9 के 9 लोग पॉजिटिव हो गए, जिसमें 2 छोटे बच्चे थे, एक 1.5 साल का था, एक 2 महीने का बच्चा था, वो भी पॉजिटिव हो गया, उसको भी फीवर आ गया था, उनकी मदर को भी आ गया था, मदर इन लॉ को भी आ गया था। तो 9 लोग परिवार के एक साथ जब पॉजिटिव होते हैं तो उनके परिवार पर क्या बीतती है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। और जब उसके बाद जब उनके परिवार के 4 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए तो उनकी हालत और ज्यादा गंभीर हो गई और किसी का सीटी स्कोर 15 के प्लस था, किसी का 12, किसी का 18, इस तरीके की रिपोर्ट्स थे उनके। तो उनके लिए हम लोगों ने दिन रात प्रयास किया, 5 से 7 दिन लगे रहे उनके लिए रेगुलरली। और लगने के बाद जब वो अस्पताल से बाहर आए तो जो हमारे और उनके ऊपर जो बीती, तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यार ये बहुत सारे लोगों के साथ समस्या हो सकती है और शायद बहुत सारे लोग इतने प्रिविलेज भी नहीं है, जो पैसों से सामर्थ्यवान नहीं है या पहचान नहीं है, क्योंकि अस्पताल में बिस्तर मिलना, ऑक्सीजन मिलना, उस समय तो रेमडेसिविर इंजेक्शंस का बहुत मारामारी थी, फिर डॉक्टर का सही तरीके से इलाज मिल पाना, जगह मिल पाना, ये सारी चीजें बहुत बड़ी समस्या थी उस समय।
तो इस तरीके से ये शुरुआत हुई और मैंने जो देखा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने इतने ज्यादा नजदीक से उस चीज को देखा है कि मुझे ऐसा लगने लगा कि यार कि बाकी के जो लोग हैं, मुझे लगता है कि उनकी मदद भी मुझे करनी चाहिए और उनको मदद की जरूरत है, वाकई में है। जी रिशांक जी, आपने बताया कि लोगों को मदद की जरूरत थी और उस टाइम तो बहुत संकट का समय था, प्राथमिकता के आधार पे काम करना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन सागर में यदि हम बात करें, सागर फाइट्स कोविड की स्पेसिफिक रूप से बात करें, और आपने बताया कि शुरुआत में आपके साथ काफी कम लोग थे, लेकिन धीरे धीरे एक्सपैंड होता गया, वो लोग आते गए, कारवां बनता गया और बस आप लोगों की सेवा में लगे रहे। तो इसमें क्या क्या आप लोगों ने, अगर विशेष रूप से जानना चाहें, ऑक्सीजन के लिए काम किया, ब्लड डोनेशन के लिए काम किया, इंजेक्शंस के लिए काम किया, लोगों को हॉस्पिटल दिलवाने के लिए काम किया, स्पेसिफिक आपका काम क्या था और कैसे इसको आपने जमीन पे क्रियान्वित किया? जी, पहले अगर आप तरह से नजरिए से देखें कि अगर एक घर में एक पेशेंट होता है तो उनसे रिलेटेड जितने भी काम हो सकते हैं, हम लोगों ने सब कुछ किया। अब अगर मैं आपको अपने ग्रुप के बारे में बताऊं तो सबसे पहले हम लोग 20-25 लोग उस ग्रुप में जुड़े, उसके बाद होते होते आज की डेट में वो 500,000 लोगों का ग्रुप हो गया है। और जो पेशेंट्स बेसिकली जो हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट्स, सागर की जो जितने भी लोग जो परेशान थे या जो बीमार हुए थे, जब भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती तो हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती थी, किसी के पास सिलेंडर है तो फ्लो मीटर नहीं, किसी के पास पैसा है तो किसी के पास हॉस्पिटल का बेड नहीं है, किसी को, और बात ये होती है कि इसके पहले किसी को इतना ज्यादा अस्पतालों जाने आने की, दवाइयों की, इन सारी चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो लोगों को पता भी नहीं है सही जगह। और होता क्या है, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, ये जरूर आप अपने दर्शकों को बताइए कि जिनके घरों में पेशेंट्स होते हैं उनके अटेंडर्स को भी इतनी ज्यादा परेशानी होती है, इतना ज्यादा प्रेशर में होते हैं कि उनको नहीं समझ आता है कि हमें क्या करना है। उनको नहीं पता होता है कि हमें किस डॉक्टर को किस समय दिखाना है, किस अस्पताल में दिखाना है, कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी दवाई नहीं लेनी है। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कोविड में, क्योंकि ये हमने कॉमन चीज देखी सारे पेशेंट्स के घर वालों में, सारे पेशेंट्स के अटेंडर्स में इतने ज्यादा पैनिक सिचुएशन होती है, और होना वाजिब है पैनिक होना, और इतने ज्यादा परेशान होते हैं कि वो जज ही नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या है। हमें डॉक्टर को दिखाना है, हमें अस्पताल जाना है, हमें RT-PCR टेस्ट कराना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब शुरुआत होती है किसी भी पेशेंट की या किसी भी उसकी, तो उसकी RT-PCR की रिपोर्ट से लेकर के टेस्टिंग कलेक्शन सेंटर से लेकर के उसके डिस्चार्ज होने तक हर प्रकार की मदद करने की कोशिश करी है हम लोगों ने। अब अस्पताल में मान लीजिए किसी को बिस्तर नहीं मिल रहा है, किसी को बिस्तर मिला हुआ है तो किसी के पास ऑक्सीजन नहीं है, किसी के पास ऑक्सीजन है तो किसी के पास दवाइयां नहीं है, किसी के पास दवाई है तो किसी के पास पैसे नहीं है। अब किसी के पास पैसे हैं तो मान लीजिए कि घर में 2 वृद्ध हैं, तो एक मान लीजिए हस्बैंड जिनको कोविड हुआ है तो वो अस्पताल में एडमिट है और उनकी वाइफ घर पर है, तो वो अब उनको टिफिन देने नहीं जा सकती। तो हमने रनर्स की भी व्यवस्था करी कि रनर्स उनके घर से टिफिन खाना उठा करके और उनको अस्पताल तक देकर आए। इतनी भी चीजें हो सकती हैं जहां जहां पर हम मदद कर सकते थे लोगों की, जहां जहां पर लोगों ने हमसे मदद मांगी, हमने उस डिपार्टमेंट में उस तरीके से मदद करने का प्रयास किया है और हम अभी भी प्रयासरत हैं। मरीज जो होते हैं उनकी मानसिक स्थिति तो कमजोर हो ही जाती है, लेकिन साथ ही साथ जो उनके अटेंडर होते हैं वो भी काफी मानसिक रूप से परेशान होते हैं और सही वक्त पे सही निर्णय लेना काफी कठिन होता है। बहुत नजदीकी बात आपने बताई, ये जिसके ऊपर बीती है वही समझ सकता है। और जब एक समस्या आती है तो उस समस्या के साथ जुड़ी हुई कई सारी समस्याएं आती हैं। रिशांक तिवारी जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, कोई ऐसा उदाहरण या कोई ऐसी स्टोरी जो आपको बहुत छूने वाला रहा? एक बच्ची है जिसको पोलियो है, वो डॉक्टरी पढ़ रही थी भोपाल में, और उसके माता पिता दोनों कोविड पॉजिटिव थे। पिताजी एडमिट थे उनके पहले दिल्ली में और माताजी एडमिट थी BMC, बट वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, मॉनिटरी पैसों से उतने ज्यादा समर्थवान नहीं थे वो, तो उसके चलते उन्होंने क्या किया कि अपने पिताजी को डिस्चार्ज करा के वो घर ले आए और उनकी हालत बिगड़ने लगी। और उनकी माताजी BMC में थी, वहां भी उन्हें कोई देखने वाला नहीं था। तब अचानक एक मित्र ने, जो उनके कॉमन फ्रेंड्स थे, उन्होंने वहां से हम लोगों को फोन लगाया। उन्होंने बताया कि ऐसी सी बात है और अगर ये अस्पताल नहीं ले जाया गया इनको तो इनकी हालत खराब हो सकती है। तो हम लोगों ने उनको फोन लगाया। जब फोन उनको लगाया तो वो इतना ज्यादा डरी हुई थी कि उन्होंने पहले तो फोन उठाया हम लोगों का और डर करके बोला कि नहीं मैं अपने पिताजी को नहीं छोड़ सकती, मुझे तो उनकी जान प्यारी है, मुझे नहीं जाने देना उनको। तब हम लोगों ने उनको फोन करके उनकी फोन पे काउंसलिंग भी करी और हमारे टीम से हम लोग उनसे मिलने भी गए पर्सनली कि देखिए आप ये गलत कर रही हैं, ऐसा मत करिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो अपने पिता की जान खतरे में डालेंगे आप।
तब वो बहुत ज्यादा हमारे सामने फूट फूट कर रोई और वो कन्विंस हुई फाइनली, और उनको अस्पताल में एडमिट कराया। उनके पिताजी को प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया, उनकी माताजी बीएमसी में एडमिट थी। और ये सब चीजें ठीक होने के बाद फाइनली बहुत खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके माता पिता दोनों स्वस्थ हैं, दोनों घर आ गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि केस हमारे इतने नजदीक इसलिए है क्योंकि अगर हम उस दिन वो कदम ना उठाते तो शायद कुछ गलत हो सकता था। जी जी जी, बहुत राहत की बात है। और जब आप इतना काम करते हैं, दिल से करते हैं, पूरी आत्मीयता से करते हैं, तो आपको वैसा परिणाम मिलता है, तो बहुत दुआएं मिलती हैं। बहुत अच्छी बात है रिशांक जी। और रिशांक जी, जैसा कि हम जब किसी संकट में देखते हैं तो एक ऊपर से तस्वीर हमें जो नजर आती है कि कुछ खास लोग हैं जो मदद कर रहे हैं जी। और बहुत से लोग मदद नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन सबके दिल में, सबके मन में कहीं ना कहीं कुछ होता है कि यदि हमें कोई सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, सही कोई ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए, सही लोग मिल जाएं, तो उनके माध्यम से हम भी कुछ करना चाहते हैं, भले ही वो फील्ड लेवल पे ना आए। और सबको फील्ड लेवल पे आने की जरूरत भी नहीं है, खासकर जब पैंडेमिक में है, आप लॉकडाउन में है, उसका पालन कर रहे हैं आप। तो आपसे बातचीत से हमें यह समझ में आया कि आप लोगों ने चंद लोगों से शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया। तो हमें इससे ये भी मैसेज मिल रहा है, संदेश मिल रहा है कि समाज में ऐसे भी लोग बहुत हैं जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो आप लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ, कुछ हुआ ऐसा? जी बिल्कुल हुआ जी, 100% हुआ। हमने जब शुरुआत करी थी तो हमारे साथ जितने लोग जो जुड़े हुए हैं वो केवल अपने परिवारों के मकसद से नहीं जुड़े थे, वो लोगों की मदद करने के मकसद से जुड़े थे, जिसमें उनकी, कहते हैं ना कि फूल बेचने वाले के हाथ में खुशबू तो रह ही जाती है। तो अब हमारे जो ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हैं उनकी मदद तो काफी आसान हो ही गई थी। साथ ही जो हम लोग बाहर वालों की मदद कर रहे थे और जो लोग हमसे जुड़ते जा रहे थे उनके लिए भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मदद कर पा रहे थे। इस बीच इस दौरान ऐसा हुआ, जैसा कि आपने मुझसे बोला, कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो फील्ड पर नहीं आ सकते थे, जिन्होंने मदद आपके लिए हाथ बढ़ाया। अभी सुखी अंकल और जो जगजीत आलूवालिया जी हैं जो सदर में लंगर सेवा चलाते हैं, उन्होंने पूरे सागर में टिल डेट वो खाना और लंगर सेवा वो देते हैं, भोजन कराते हैं, वो डेली सुबह शाम दोपहर नाश्ता सब देते हैं। तो वो हमारे साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि आपके पास जो भी ऐसे लोग आते हैं जिनको आप वेरीफाई करते हैं अपने तरफ से, ग्रुप की तरफ से, कि भाई कि इनको भोजन की जरूरत है, इनके घर में पेशेंट है, इनके घर में मरीज है और ये असमर्थ है खाना बनाने और लाने ले जाने में, उनकी सेवा हम करेंगे, आप अपने साथ हमें जोड़ लीजिए या आप हमारे साथ जुड़ जाइए, एक ही बात है। और आप हमें बताते जाइए खाली कि कहाँ पर क्या किस तरीके की जरूरत पड़ रही है। तो कुछ एक ऐसे लोग भी आए, एक ऐसे मित्र हमारे आए भगवानगंज से सामने आए, जिन्होंने बोला कि यार मेरे पास मेरी गाड़ी है, मैं ड्राइवर आपको दे दूंगा। कोई असमर्थ लोग हैं जो नहीं जा सकते हैं, जिनको जाना है आना है, पेशेंट को घर आना जाना है, खाना लाना ले जाना, मैं अपना ड्राइवर और गाड़ी दे दूंगा, बीच में पार्टीशन करवा के कि गाड़ी से आप जाओ, अपना इलाज करवाना है। कुछ उन्होंने 2-3 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके रख लिए। उन्होंने कहा कि आप लोग मदद कर रहे हैं तो आप लोगों को ऑन ग्राउंड रियलिटी ज्यादा मालूम है, हम आपको ऑक्सीजन से मदद कर देंगे। कुछ लोगों ने डोनेशन किया हमारे साथ। फिर हम लोगों ने एक डोनेशन कैंपेन भी चलाया जिसमें हमारे पास यूएस, यूके, सिंगापुर, हर जगह से हमारे जो सागर के ही जो लोग जो बाहर रह रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, जो हमारे ग्रुप के भी थे और जो हमारे ग्रुप के बाहर के भी थे सागर के, उन लोगों ने भी डोनेट किया। उनके लिए हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदे, उन लोगों के हमने दवाइयां खरीदी, उन लोगों के लिए हमने खाने के लिए डोनेट किया, मतलब खाने के लिए अनाज डोनेट किया जिससे उन तक प्रॉपरली मदद पहुंच सके। उन लोगों के लिए हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कंसंट्रेटर्स बाहर से मंगवाए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हम लोगों ने 4-5-6 कंसंट्रेटर्स मंगवाए थे, जिनसे 2-3 तो हम लोगों ने लोगों को दे दिए, लेकिन 2-3 अभी भी हम लोगों के पास हैं। जो भी पेशेंट्स होते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की जरूरत पड़ती है वो भी हम उन लोगों को भेजते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर हमने उन लोगों के लिए ऑक्सीजन फ्लो मीटर्स भी मंगवा के रखे जो सिलेंडर के ऊपर अटैचमेंट लगता है, उसकी भी बहुत मारामारी थी शुरुआत में। जिस तरह ऑक्सीजन की मारामारी थी, आधे लोगों को ये भी नहीं पता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर अकेला नहीं काम कर सकता, उसके लिए ऑक्सी फ्लो मीटर भी आपको चाहिए साथ में। तो ऑक्सी फ्लो मीटर फिर हम लोगों ने अलग से बाहर से मंगवाए। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा मिली जुली सब एफर्ट्स डाल के ये सारी चीजों में, क्षेत्रों में हर प्रकार से लोगों की मदद करने की कोशिश की। रिशांक जी, आपने बातचीत करते हुए एक वाकया बताया था कि कैसे एक परिवार के सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट थे और कुछ पैसों की कमी के कारण उनको डिस्चार्ज होना पड़ रहा था। जब ये जानकारी आप लोगों को लगी तो आपकी टीम ने कुछ प्रयास किया। क्या था ये पूरा वाकया? करेक्ट, ऐसी 2 स्टोरीज हुई। अभी रिसेंटली भी एक स्टोरी है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जिसमें तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट तक इन्वॉल्व है।
सारी चीजें हैं। एक सबसे पहली जो स्टोरी मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि एक घर के 2 सदस्य उनके अस्पताल में एडमिट थे, प्राइवेट अस्पताल में, और उनके पास फंड्स नहीं थे पूरे जुटाने के लिए। तो डॉक्टर श्रेया जो हमारे साथ सागर फाइट्स कोविड में जुड़ी हुई हैं, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि हमारे अस्पताल में एक ऐसे पेशेंट हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं और वो उनको डिस्चार्ज करवाना चाह रहे हैं। तब हम लोग वहां पर गए तो पता चला कि वाकई में उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उनकी हालत भी गंभीर है। तब हम लोगों ने रात में फंड रेजर हम लोगों ने शुरू किया और रातों रात उनके लिए 70,000 रुपए का फंड रेजर हमारे पास आ गया। उनको 70,000 रुपए की जरूरत थी, जो कि हमने उनसे पूछा था, अस्पताल से कंफर्म किया था कि इनका इलाज में कितना पैसा कैसा क्या लगेगा अंदाजे से, और हमारे पास 1,10,000 समथिंग इकट्ठा हो गया था, जिसको हमने गांव में सैनिटाइजर बंटवाने में इस्तेमाल किया, जिसको हमने लंगर सेवा में बाकी का इस्तेमाल किया, और 70,000 जो है हमने जो लेडी थी उनको हैंड ओवर करके और हमने उनकी मदद कर पाए हम। और कई केसेस ऐसे भी आते हैं, जैसे एक ग्वालियर में एक बच्ची थी, उनके फादर का ब्लैक फंगस का ऑपरेशन हुआ था, तो वो काफी परेशान थी काफी दिनों से, उनका पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर थी, लेकिन अब किसी भी व्यक्ति का, एक मिडिल क्लास व्यक्ति का 15, 20, 25 लाख रुपए खर्च हो जाए तो वो थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है। जी जी। तो उन्होंने पहले तो इंजेक्शंस की गुहार करी, जो ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शंस होते हैं वो उन्हें चाहिए थे, तो वो तो उन्हें मतलब वो तो सभी जगह कमी है, तो वो मैं मानता हूं कि जितनी उनकी मदद हो पाई हम लोगों के द्वारा तो वो हम लोग कर पाए। लेकिन आर्थिक स्थिति भी जब उनकी डामाडोल होने लगी तो हम लोगों ने उनके लिए भी फंड रिजर्व किया चालू। लेकिन बहुत दुख की बात है कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हम लोगों ने जो उनके लिए फंड रेजर किया था, हम लोगों ने ये सोचा कि अब जितना भी इसमें फंड रेज हुआ है उसमें करीब 1,85,000 फंड रेज हुआ था 3-4 दिनों में। हम लोगों ने टारगेट किया था 5 लाख का। तो जब उनके पिता नहीं रहे तो हम लोगों ने वो फंड निकाल करके उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ये सोच करके कि उनका परिवार का तो अब कमाने वाले सदस्य रहे नहीं और उनका पैसा ऑलरेडी काफी कुछ लग चुका है। जैसा कि उनके मामा ने हमें बताया था, पढ़ाई के लिए जो कुछ उन्होंने जमा पूंजी इकट्ठा करी थी, सेविंग्स थी, वो सारी उनकी लग चुकी थी और उधार लेकर के उनका इलाज करवाया था। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग ने इतना भी हमने उसमें कंट्रीब्यूट किया तो शायद कुछ उनको राहत मिले। तो ऐसा भी एक वाकया हुआ जहां पर हम मदद तो कर पाए लेकिन एक दूसरी तरह से मदद कर पाए, उनको बचा नहीं पाए। जी, बहुत मिला जुला, बहुत मिश्रित अनुभव रहा रिशांक जी इस पूरी यात्रा में, और कुछ लोग भाग्यशाली रहे लेकिन कुछ लोगों का भाग्य इतना साथ नहीं दिया। रिशांक जी, बहुत प्रेरक कहानी है और आप जैसे युवाओं की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप जैसे युवाओं से ही हौसला मिलता है, ताकत मिलती है और हमारी लड़ाई बहुत मजबूत होती है। और ये आपकी दास्तान एक ऐसी दास्तान है कि कैसे कोई व्यक्ति अगर ठान लेता है तो पूरा का पूरा समाज उसके साथ खड़ा हो जाता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और ये निश्चित रूप से आपकी पूरी कहानी पे, आपकी पूरी टीम पे ये लाइनें बिल्कुल चरितार्थ बैठती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी टीम सागर फाइट्स कोविड को। जी, धन्यवाद दीपक जी।